सैम्पल पेपर की, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी कर दिए हैं टर्म 2 के लिए। इसमें हम आपको क्लास 12th का जो हिस्ट्री का सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए सैम्पल पेपर आपको इंग्लिश में अवेलेबल कराती है सीबीएसई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो हिंदी में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको हिंदी में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और देखिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी इस वीडियो में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आपके सामने कंटेंट रखा हुआ है, बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषाओं में रखा हुआ है। और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है उनको तो पहले ही फ़ायदा है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर उनको मिल ही जाता है, सॉल्यूशन भी उनको मार्किंग स्कीम में इंग्लिश में ही दे रखा है। लेकिन जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सतिंदर प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियोस के लिंक होते हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। क्वेश्चन पेपर देखिए जो आपका टर्म 2 का है, 40 नंबर का पेपर होगा और टाइम जो मिलेगा आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो आपका पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A, B, C और D। जो सेक्शन ए होगा आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे होंगे ये 3 नंबर के होंगे। इसके बाद हम चाहते हैं सेक्शन बी पे, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये जो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे है ये कितने नंबर के होंगे? आपके 6 नंबर के होंगे। पहले देखो 8 नंबर का आता था लॉन्ग क्वेश्चन, बट इस बार इन्होंने क्या कर दिया, 6 नंबर का कर दिया है। और वर्ड लिमिट आपके सामने दे रखी है। देखिए जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है वो 80 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना, आपको 80 वर्ड के अंदर होना चाहिए। और जो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है ये 150 से 200 वर्ड के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चन मिलेंगे जो केस बेस क्वेश्चन होंगे। आपको मैं दिखाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में जो बॉक्स दिए होते हैं उस बॉक्स में से कुछ क्वेश्चन बनाए हुए ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो सेक्शन डी आपका है यहाँ पे आपका जो 10वां क्वेश्चन होता है ये आपके मैप वाला, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैप से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो पेपर है ये बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट जो क्वेश्चन है हमारे सेक्शन ए के, इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करो। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी क्या भूमिका है हमारे संविधान सभा में, ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी आपके सामने क्वेश्चन टाइप कर रखा है, आप देख सकते हैं। आंसर आपके सामने इंग्लिश में है, आप इसे पढ़ लें, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये इनका महत्वपूर्ण इसमें योगदान है या फिर रोल आप कह सकते हो। भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को समाप्त करने की वकालत की थी। ये चाहते थे कि ये जो अस्पृश्यता का जो सिस्टम है हमारे समाज में ये खत्म हो जाए। ठीक है, इन्होंने एक मजबूत और संयुक्त केंद्र की बात की थी, ये मजबूत केंद्र की तरफ मतलब पक्ष में थे ये। और इन्होंने सभी के समान अधिकार की मांग की, क्योंकि जो ये दलितों जो नीची जातियां थी जिनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है, उनके लिए इन्होंने मांग की थी कि सभी को समान अधिकार होने चाहिए। संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में थे ये। तो ये इसके कुछ पॉइंट बनेंगे। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 3 ही पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 3 ही पॉइंट आपको लिख के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है बस। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, एक एक चीज को आपको हिंदी में समझाऊंगा, आपको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन ये है कि 1813 में ब्रिटिश संसद में यानी ब्रिटेन की संसद में, ठीक है, जो एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसका नाम था 5वीं रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, तो यानी कि आपको एनालाइज करना है कि ये जो 5वीं रिपोर्ट थी जो ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई थी इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आपके सामने ये पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है बहुत ध्यान से इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी हिंदी में। देखिए जो 5वीं रिपोर्ट थी, मैं आपको एनसीईआरटी में से दिखा रहा हूँ सीधा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ये जो 5वीं रिपोर्ट थी ये जो ब्रिटेन की संसद थी यहाँ पे 1813 में पेश की गई थी। यहाँ पे 1813 में ब्रिटेन की संसद में बहस चल रही थी। उसमें 5वें नंबर की जो रिपोर्ट थी, 5th रिपोर्ट जो थी, ये 5वीं रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट थी ये किस लिए पेश की गई थी? तो ये जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आ गई थी, इसका जो प्रशासन है और इसका जो क्रियाकलाप है, जो मतलब इसका काम करने का तरीका है, इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट थी और ये तैयार की गई थी। ठीक है, ये जो ये रिपोर्ट है ये कितने पेज की थी? 1002 पेज की थी। इसमें 1002 पेज थी और जिसमें से 800 पेज जो है इसमें जमींदारों, किसानों, इनकी जो अर्जियां थी, ठीक है, वो यहाँ पे उपलब्ध कराई गई थी। इसमें ये चीजें थी, तो यही आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, शॉर्ट में आपको यही बताना था।
और यहाँ पे ये चर्चा की गई थी, और एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे ये भी चर्चा की गई थी कि जो कंपनी है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से मिस रूल यानी कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था, ये भी है। और इसमें ये भी बताया गया था कि जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ कंपनियों को ही मतलब व्यापार का ज़्यादा अधिकार दे रखा था, तो इसमें कुछ ओपननेस भी चाह रहे थे, तो ये भी बातें यहाँ पे की गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी के दौरान पहाड़ियों के प्रति अंग्रेजों ने कैसी नीति अपनाई, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि अंग्रेज जो थे इन्होंने बहुत ही मतलब क्रूर नीति अपनाई थी इनके इनके प्रति, ठीक है। और मैं आपको पूरा विस्तार से समझाता हूँ, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए अंग्रेज जो थे इन्होंने इन पहाड़ियों को पहले समझाने की बहुत कोशिश की, जब ये नहीं समझा पाए तो इन्होंने इनके प्रति कैसी नीति अपनाई, क्रूर नीति अपनाई। इन्होंने इनका शिकार या संहार करना शुरू कर दिया, जो भी मतलब इनको पहाड़ी मिलता था उसको मारना शुरू कर दिया। ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। आगे देखिए, यहाँ के एक कलेक्टर थे, इन्होंने क्या करा, शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। इन्होंने बोला कि हम क्यों ना इन पहाड़ियों के साथ शांति वाली एक नीति जो नीति लेकर आए थे, एक संधि कर लेते हैं। इन्होंने उनको ऑप्शन दिया पहाड़ियों को। तो जो पहाड़ियों के जो मुखिया थे उनको कहा कि हम आपको एक वार्षिक भत्ता देंगे, ठीक है, वार्षिक भत्ता हम तुम्हें देंगे, मतलब पूरे साल का एक मतलब कुछ अमाउंट देंगे, ये पैसा तुम्हें अपने पास रखना है, और इसके बदले में तुम्हें हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारे जो आदमी है यानी जो पहाड़ी लोग हैं उनका चाल चलन ठीक करो, क्योंकि ये उनको मार देते थे, ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये उम्मीद की थी कि इससे ये इनकी जो बस्तियां हैं उसमें व्यवस्था बन जाएगी, ठीक है, ये अपने लोगों को अनुशासन में रख पाएंगे, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा था। यही सोच के इन्होंने इनसे संधि करी थी। लेकिन जो पहाड़ी मुखिया थे उन्होंने भत्ता लेने से मना कर दिया, कुछ ने तो मना कर दिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने स्वीकार भी कर लिया भत्ता। और जिन्होंने भत्ता स्वीकार किया उससे फिर जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने उसको सत्ता से बेदखल कर दिया, क्योंकि पहाड़ी लोग जो थे वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। अगर उनका मुखिया अंग्रेजों से सुविधाएं लेगा तो ये लोग नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर कोई इनका मुखिया अंग्रेजों से सुविधा ले रहा है तो इसका मतलब वो अंग्रेजों से मिल गया है, और यही चीज़ तो वो उसे नहीं पसंद कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनको सत्ता से ही हटा दिया। ये हुआ। इसके बाद देखिए, जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तब पहाड़ी लोगों को अपने शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए क्या करना पड़ा, पहाड़ों में और भीतर जाना पड़ा। तो ये 2-3 पॉइंट बन जाएंगे। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सीधा सीधा ये पॉइंट लिखना था कि अंग्रेजों ने बहुत क्रूर नीति अपनाई जिसके तहत शिकारियों का संहार किया, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इन्होंने इनको ऑफर दिया कि कुछ भत्ता ले लो, वार्षिक भत्ता इनके मुखियाओं को, और उसके बदले में अपने लोगों का चाल चलन ठीक कर लो। लेकिन कुछ ने तो मना कर दिया भत्ता लेने से, और कुछ ने ले लिया। जिन्होंने मना कर दिया वो तो ठीक थे, लेकिन जिन्होंने भत्ता ले लिया उनका फिर उनके लोगों ने ही बहिष्कार कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि इन पहाड़ी लोगों को उनसे बचने के लिए पहाड़ियों में और भीतर जाना पड़ा, ठीक है। यही पॉइंट आपको यहाँ पे बता रखे हैं सारे के सारे, समझ में आया होगा आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 ही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। अगला क्वेश्चन देखो, अफवाहें और भविष्यवाणियां। ये जो अफवाहें और भविष्यवाणियां थी, इन्होंने लोगों को कार्रवाई करने के लिए उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इस बयान को आपको व्याख्या करनी है, आपको बताना है कि किस तरीके से ये बात सही है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, अफवाहें कुछ इस तरीके से थी। अफवाह ये र्यूमर फैल चुकी थी कि जो इनको नए कारतूस मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप है, जिससे वो अपने मुंह से खींचते हैं यूज करने से पहले, और अगर उसे मुंह से खींचेंगे तो इनका जो हिंदू मुस्लिम है इनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो ये अफवाह फैल गई थी। दूसरी अफवाह ये फैल गई थी कि जो अंग्रेज है ये भारतीयों के जो आटा मिलता है ना उनको, उस आटे में इन्होंने क्या करा है, ये जो गाय और सूअर की जो हड्डियां होती है उसका डस्ट यानी उसका चूरा जो है उसमें मिला दिया है। इसके द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, उनके धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। और एक अफवाह ये भी फैल गई थी कि जो अंग्रेज लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी जो भारतीय हैं जो हिंदू मुस्लिम हैं इनको कन्वर्ट कर दिया जाए क्रिश्चियनिटी में, यानी इनको ईसाई बना दिया जाए। ये 2-3 अफवाहें फैल गई थी, ठीक है। और ये अफवाह भी तेजी से फैल गई थी कि आटा जो बाजार में बिक रहा है, जो भी आटा बिक रहा है उस सब में अंग्रेजों ने पहले से ही क्या कर दिया है, हड्डी और जो गाय और सूअर की हड्डी है उसका चूरा मिलवा दिया है। तो अगर आप बाजार से जो भी आटा खरीद के लाओगे उसके अंदर ये चीजें मिल ही पाएगी, ठीक है। ये तो हो गई कुछ अफवाहें। एक भविष्यवाणी भी थी। भविष्यवाणी ये थी कि जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, उसके ठीक 100 साल के बाद
यानी कि 23 जून 1857 को देश आजाद हो जाएगा। ये पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजादी के बाद के महीनों को गांधी के बेहतरीन घंटों के रूप में देखा जाता है, कि उनके जीवन के जो बेहतरीन लम्हे थे वो ये थे आजादी के बाद के, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें समझाता हूं। देखो क्या था कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने किसी भी जश्न में या किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लिया। वो उस समय अलग जगह पे थे। क्या कर रहे थे? वो सहयोग और सांप्रदायिक सौहार्द की वकालत कर रहे थे, क्योंकि कई जगह पे दंगे वगैरह हो गए थे, तो ये वहां पे एकता स्थापित करने की बात कर रहे थे। इन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वो एक दूसरे का सम्मान करें। ठीक है, हिंदू मुस्लिम समुदाय जो है वो एक दूसरे का सम्मान करें। इन्होंने समुदायों के बीच में आपसी विश्वास की भावना, विश्वास बनाए रखने की कोशिश की, कि लोग आपस में एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे की बातों को माने, एक दूसरे से जो मतलब लड़ाई झगड़ा है वो ना करें। और वे भारत और पाकिस्तान में जो विस्थापित लोग थे उनको लेकर भी चिंतित थे। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ पे बन जाएंगे जो कि आप यहाँ पे बता सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, 3 पॉइंट ही आपको लिखने हैं। अब चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको 6 पॉइंट कम से कम लिखने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तरी भारत के उन 6 प्रमुख नेताओं की भूमिका के बारे में आपको बताना है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये आपकी मार्किंग स्कीम वाले आंसर ले रखे मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो देखिए कानपुर में अगर बात करें, मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। हिंदी में मैंने ले रखा है कि कानपुर में जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे नाना साहिब, इन्होंने करा। ठीक है, कानपुर में जो नाना साहिब थे इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद दूसरा क्या है, अगर हम देखें झांसी से देखें तो झांसी से जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद बिहार के अगर आरा में देखें तो यहाँ पे जो कुंवर सिंह थे, ठीक है, बिहार के आरा में कौन थे? कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था। लखनऊ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो बिरजिस कद्र थे इन्होंने नेतृत्व किया था। अगर हम शाहमल उत्तर प्रदेश की बात करें तो शाहमल जो थे इन्होंने बड़ौत परगना के जो लोग थे उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया। और अगर हम ये आदिवासी इलाके की बात करें, छोटा नागपुर की जो सिंहभूम में है, यहाँ पे एक गोनू नाम का एक आदिवासी था, इसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उसका नेतृत्व संभाला। तो ये आपके सामने हिंदी में दे दिया। इंग्लिश में आपके सामने पहले से आंसर है, कानपुर में नाना साहिब और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। आरा में अगर हम बात करें तो ये जो जमींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने। लखनऊ में बिरजिस कद्र हो जाएंगे। ठीक है, और ये गोनू जो था ये एक आदिवासी व्यक्ति था छोटा नागपुर इस क्षेत्र से। शाहमल जो था इन्होंने जो बड़ौत परगना था यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया। तो बहुत ही आसान है, मतलब सिंपल है, आप आराम से देख सकते हैं और कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए 6 पॉइंट आपको कम से कम लिखने यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जो सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में ला रहा था। आपको बताना है कि क्या ये सही है या नहीं, स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए बिल्कुल सही है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आपके उसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ पॉइंट कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये सच में एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन क्यों था? क्योंकि जनता ने बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया था। मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि देखिए बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसे कि यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी, यानी यहाँ पे हड़ताल हुई थी, यहाँ पे प्रोटेस्ट यानी कि यहाँ पे विरोध हुए थे। ठीक है, आंदोलन हुए थे। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या करा, अपने कॉलेज जाना बंद कर दिया और उन्होंने बोला कि हम जेल यात्रा करेंगे, बेशक से हमें आंदोलन में जेल जाना पड़े, लेकिन ये कॉलेज छोड़कर जेल जाने को तैयार हो गए। ठीक है, अगर हम समाजवादी लोगों की बात करें तो वो भी मतलब इस आंदोलन से जुड़े थे। अब जयप्रकाश नारायण का ही एग्जाम्पल ले लो कि वो छुपे तौर पे अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ही बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी उन्होंने। ठीक है, जो वुमेन्स की अगर हम बात करें तो पूरे भारत से जो महिलाएं थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वाले आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में जो 1942 वाला है। और थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ज्वाइन द मास मूवमेंट, यानी हजारों भारतीयों ने इस जन आंदोलन को ज्वाइन किया था। हर जगह स्ट्राइक हो रही थी, बॉयकॉट हो रहा था, यानी कि बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, और पिकेटिंग हो रही थी, यानी कि मतलब पिकेटिंग होता है दुकानों वगैरह के सामने जो विरोध करने का इनका तरीका होता था। ठीक है, बहिष्कार करने का जो तरीका होता था ये सब हो रहा था। और अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग और एनी अदर विजिबल सिंबल कॉलोनियल अथॉरिटी, तो जो भी मतलब जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उस पर अटैक किया जा रहा था।
और जो भी अंग्रेजों के प्रतीक थे यानी अंग्रेजी उपनिवेशवाद के प्रतीक थे उस पे हमला किया जा रहा था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये सही मायने में एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसमें महिलाएं भी शामिल थे, स्टूडेंट भी शामिल थे, और जो अलग अलग वर्ग के थे, किसान वगैरह, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। तो ये सच में एक जन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो असंतोष था बड़े लेवल पे उसको जुटाया, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके लिए कितने सारे पॉइंट आपके दे रखे हैं, आप ध्यान से देखो कितने सारे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए क्या था, गांधी जी ने डिसाइड कर दिया था कि अब हम क्या करेंगे, ये जो अंग्रेजों ने ये जो कानून बना रखा है कि नमक को ये अंग्रेजी मतलब बनाएंगे, यही उसको बेचेंगे, तो हम इस कानून को तोड़ेंगे। ये इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये क्या करेंगे, एक मतलब यात्रा निकालेंगे और उसके तहत क्या करेंगे, इस ये जो नमक कानून है इसको तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नमक कानून था ये अंग्रेजों को एक अधिकार दे देता था कि वही उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब बनाएंगे और वही उसको सेल करेंगे यानी उसको बेचेंगे। तो ये क्योंकि आप जानते हैं कि जो नमक होता है वो हर एक इंसान की ज़रूरत होता है, हर व्यक्ति नमक को यूज़ करता है, क्योंकि ये घरेलू यूज़ के लिए सभी घर में यूज़ होने वाली चीज़ है। ऐसे में अंग्रेजों ने जो ये सिस्टम कर रखा था कि वही उसको बनाएंगे वही बेचेंगे, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, तो इसके खिलाफ इन्होंने क्या करा, जो लोगों में जो मतलब गुस्सा था उसको कहीं ना कहीं एक आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया। गांधी जी ने क्या करा, लोगों को इकट्ठा किया, किसके खिलाफ, अंग्रेजी जो सरकार है इसके खिलाफ। और फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा, जो कि इन्होंने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चलकर मतलब ये यात्रा की थी। और यहाँ पे जाके इन्होंने कहा था कि हम कानून को तोड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ये यात्रा की और जब ये दांडी साबरमती से दांडी पहुंचे फिर इन्होंने ब्रोक करा यानी कि आंदोलन जो था वो शुरू करा और इन्होंने कानून जो इन्होंने बना रखा था नमक कानून इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, और पूरे देश में अन्य जगह पे भी साथ के साथ ये नमक कानून तोड़ना चल रहा था, और भी जगह पे यात्राएं वगैरह हो रही थी, वो भी लोग मतलब इस कानून को तोड़ने में लगे हुए थे। तो ये सब हुआ। ठीक है, और क्या था कि भाई जो कुछ किसान वगैरह थे या जो लोग थे इन्होंने जंगल वाले कानून बना दिए थे। जंगल के कानून ये थे कि भाई कोई अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि जंगल से लकड़ियां नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे अपने पशुओं को चरा नहीं सकते हैं, जंगल से मिले फल वगैरह नहीं ले सकते, यानी इनको कहीं ना कहीं रोक रखा था। तो इन्होंने उस कानून को भी तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो भी क्या करने लगे, स्ट्राइक करने लगे यानी हड़ताल करने लगे। जो लॉयर थे, जो वकील वगैरह थे, उन्होंने भी अंग्रेजी जो कोर्ट थी कोर्ट में जाना बंद कर दिया, उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें जाना बंद कर दिया। ठीक है, बहुत सारे भारतीय जो थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। गांधी जी ने भी अस्पृश्यता वगैरह जो था, छुआछूत, इसके खिलाफ भी बातें रख दी थी। और जो हिंदू मुस्लिम और जो पारसी सिख थे इनसे कहा गया था कि तुम एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। ठीक है, बहुत सारे जो हजारों वॉलेंटियर्स थे, जो स्वयंसेवी थे, वो भी मतलब इसमें जुड़ने लगे थे। बहुत सारे मतलब जो ऑफिशियल थे जो सरकारी नौकरी में थे उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया था अपनी पोस्ट से। तो इस तरीके से देखा जाए, सही तरीके से देखा जाए तो ये मतलब एक बड़े लेवल पे ये आंदोलन चला गया था। ठीक है, चल गया था। और यहीं से इन्होंने जो नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेज जो थे वो शुरू में सोच रहे थे कि ये जो नमक वाला आंदोलन है ये सफल नहीं होगा, और गांधी वगैरह को लेके बहुत अलग विचार थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि उन्होंने यात्रा की और उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उनकी भी आंखें खुल गई थी कि कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये सिस्टम था। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट लिखने हैं और आप यहाँ पे समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अबुल फजल ने सुलह ए कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्श को अकबर प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताया है। आपको इस बयान का समर्थन करना है। ठीक है, तो यानी कि जो सुलह ए कुल है इसके बारे में बताना है, घुमा फिरा के, आपसे सीधा सीधा ही नहीं पूछा, घुमा कर पूछा हुआ है। तो सुलह ए कुल क्या था इसके बारे में, तो ये तो आपका मार्किंग स्कीम में जो आंसर दिया हुआ है ये मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए जो सुलह ए कुल की जो नीति थी, ठीक है, इसमें क्या था कि जो सभी धर्मों को, जो सभी धर्म जो भी हो यहाँ पे रहते हो उनको अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ठीक है, सभी अपने जो विचार थे उसको उसकी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता थी। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक शर्त भी दे रखी थी, शर्त ये दे रखी थी कि वे राज्य सत्ता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, यानी राज्य को नुकसान ना पहुंचाए और आपस में ना लड़ें।
और एक चीज़ यहाँ पे ये भी थी कि यहाँ पे ये भी इंश्योर किया जाता था कि सभी को न्याय मिले और शांति बनी रहे, ठीक है, सुलह ए कुल के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगलों का जो अधिकारी वर्ग था, अधिकारी वर्ग यहाँ पे अभिजात वर्ग से है, जो अधिकारी वर्ग था वो गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है, उसको एक गुलदस्ता बताया जाता है, ठीक है। और गुलदस्ता जिसमें अलग अलग तरह के लोग हों, जो कि वफादारी से बादशाह से जुड़ा होता था, ठीक है, वफादारी के साथ बादशाह से जुड़ा होता था, एम्परर के साथ। अगला पॉइंट है कि जितने भी इनके अभिजात वर्ग थे उनको रैंक दी गई थी, यानी उनको दर्जा दिया हुआ था, ठीक है। दो तरह के पद होते थे, दो तरह की पोस्ट होती थी, एक मनसब, जो इनके मनसब जो होते थे इसमें दो तरह के पद होते थे, एक जात था यहाँ पे जात, और एक था सवार, यानी इस तरीके के इनके पद बांटे हुए थे, इनकी जो भी योग्यता होती होगी उसके आधार पे। और ये जो अभिजात वर्ग होते थे इनकी जरूरत पड़ती थी मिलिट्री, यानी कि सैन्य सर्विस में भी, जो सैन्य सेवा होती है उसमें भी इनकी जरूरत होती थी, तो वहां पे भी इनको रखा जाता था। तो ये कुछ तरीके, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। और विस्तार से अगर आपको हिंदी में समझना है तो मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज कराया है, वहां पे मैंने आपको बता रखा है, ये बिल्कुल प्योर हिंदी में कराया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, ये चीजें आप समझ जाएं ताकि आप अपने एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। अगला जो सेक्शन सी है इसमें आपके चॉइस, सॉरी, इसमें होते हैं आपके बॉक्स वाले क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। बॉक्स के अंदर ये जो आपके दिया होता है स्टेटमेंट, ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको मैं इसे हिंदी में दिखाऊं तो आपके कुछ इस तरीके से ये एनसीईआरटी से ही है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ के कुछ आपके सामने क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये खुद से करने हैं, और इसके आंसर आप मुझे लिख के भेजेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी जो है मैं आपको अब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जैसे आपने इस पूरी बॉक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आपने बिल्कुल एक एक लाइन वाइज पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, अंडरलाइन कर लेना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, और उसके बाद इसका आंसर आपको अपने शब्दों में देना है। भूल कर भी कभी भी यहां से लाइनों को उठाकर यहाँ पे, मतलब वहां से कॉपी यहाँ पे पेस्ट मत करना, वरना पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है कि आपको ये हिंट के लिए दिया होता है। यहाँ पे आंसर आपको मिलता नहीं है कि आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा इसे पढ़ के, नहीं, आपको हिंट दी होती है, इससे आपको इसको समझना होता है, समझने के बाद आपको अपने शब्दों में इसके आंसर लिखने होते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर जैसा भी आपको समझ में आता है आप उसको समझेंगे, आप उसका आंसर लिखेंगे और आप मुझे उसको भेजेंगे, ठीक है। तो दूसरा आपके सामने ये है, यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, ये आप इसे आराम से पढ़ेंगे। ये देखो 3 टुकड़ों में कर रखा है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तीनों को पढ़ना है आपको, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन है, इसको समझना है और इसका आंसर मुझे लिख के भेजना है, मैं उसे चेक कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी जो है आपका मैप वाला आएगा, इसमें आपके 2 क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये आपके सामने मैप है, और अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैप देखने की जरूरत भी नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि जिस स्थान पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, आपको वो स्थान बताना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, जिस स्थान पर गांधी जी ने नील बागान मालिकों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था, वो बताना है। तो देखिए, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये चंपारण से शुरू हुआ था, क्योंकि इनसे क्या करा जाता था, जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नील की खेती करवाते थे जब जबरन, तो इसके लिए बिहार के चंपारण में यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि वो वाला स्थान बताना है जहां से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो ये जो चौरी चौरा था, यहां से ये आंदोलन वापस लिया गया था। क्यों लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी में अटैक कर दिया गया था और उसको जला दिया गया था, जिसमें पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। तो ये जब आंदोलन हिंसक हो गया था, तो इस घटना के बाद इस आंदोलन को क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा, और बस ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया है, आप इसे करेंगे आराम से, अच्छे से समझेंगे, अपने आप करके मुझे भेजेंगे। और बाकी मैंने आपको पूरा का पूरा आंसर बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, और एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।